प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में और इसके साथ ही आप सभी लोगों का स्वागत है प्यारे दोस्तों क्लास 10th में। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 10th जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 1 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्षेत्र अध्ययन के बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई सब लोग तैयार है तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एक तो राहुल है, राहुल के कक्षा के सभी विद्यार्थी और जो विद्यालय के सभी अध्यापक लोग हैं, सारे जो टीचर्स हैं, ये लोग क्षेत्र अध्ययन पे जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक ये जा रहे हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये नलदुर्ग से, यहाँ पर नलदुर्ग है, ठीक है। देखो उस्मानाबाद जिले का जो नलदुर्ग है ना, ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक की यात्रा करने वाले हैं? तो अलीबाग तक का यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, जो अलीबाग है, ओके, कौन से जिले का है? रायगढ़ जिले का। यहाँ तक की ये लोग यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जो एसटी की बस थी यानी राज्य परिवहन निगम, उसको इन लोगों ने यूज किया है, यानी उसी बस में वो बैठ करके जाने वाले हैं। ओके, और इस क्षेत्र अध्ययन हेतु राहुल और जो उसके मित्र हैं, है ना, मित्र ने क्या किया है, अध्यापकों के निर्देश के अनुसार नियोजन कर लिया है। यानी जैसे जैसे टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए थे वैसे वैसे इन लोगों ने तैयारी सब कुछ कर लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं तो इनमें हम समझेंगे कि ये जो सारे विद्यार्थी हैं और जो इनके शिक्षक गण हैं, इन लोगों के बीच में क्या क्या बातें चल रही हैं, इनके बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, ये लोग रास्ते में जो भी चीज़ें देखेंगे ना वो यहाँ पर बताते जाएंगे और हम उसको समझते जाएंगे। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसका जो मैप है ना ये मैं आपको जरा बता देती हूँ। देखो यहाँ से नलदुर्ग शुरू हो रहा है, ये तो महाराष्ट्र का मैप है जिसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हो। अब जरा इसकी बारीकी से हम अध्ययन करते हैं। तो देखो नलदुर्ग से ये कहाँ पर जाएंगे, ये सोलापुर जाएंगे, फिर ये सोलापुर से कहाँ पे जाएंगे प्यारे बच्चों, इंदापुर। ठीक है, और यहाँ पर इनको उजनी जलाशय भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वाटर बॉडीज देख सकते हो। फिर यहाँ से जाते जाते ये उरुली कंचन, फिर हड़पसर, उसके बाद यहाँ पे पुणे। ठीक है, पुणे के ये सिंहगढ़ में भी जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर ठहरेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ये लोनावला खोपोली होते हुए अलीबाग, मतलब यहाँ पे आकर के जो समुद्र का तट है इसको देखेंगे और फिर वहाँ की चीजों को समझेंगे। तो ये पूरी इनकी यात्रा रहने वाली है। तो बीच में ये लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं इन पैराग्राफ्स के माध्यम से। ठीक है, देखो व्यक्तिगत सामग्री और परिचय पत्र के अतिरिक्त क्षेत्र अध्ययन हेतु विद्यार्थियों ने निम्नांकित सामग्री ले ली है। यानी उन लोगों ने अपना जो भी पर्सनल चीजें थी वो तो लिया ही, लेकिन इसके अलावा और भी ये बहुत सारी चीजें उन लोगों ने ले ली है। क्या क्या लिया है देखिएगा, विद्यार्थियों ने ये दूरबीन ले लिया है। देखो दूरबीन काफी उपयोगी होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। आप दूरबीन से क्या कर सकते हो, दूर की वस्तुओं को देख सकते हो, तो काफी ये यूजफुल है। इसके अलावा कैमरा, अगर आपको कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो इसके लिए कैमरा सबसे अच्छा है। फिर टोपी, है ना, धूप लगेगी। फिर उसके बाद ये देखो, ये है डायरेक्शन बताने वाला दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, मतलब इसकी मदद से, जैसे मान लीजिए जंगल के बीचों बीच चले गए, अब हमें पता नहीं कौन सा उत्तर कौन सा दक्षिण, तो हम इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चित्र, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, मानचित्र। मानचित्र ले जाना भी बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा फर्स्ट एड यानी कि प्रथमोपचार। ठीक है, कहीं पे किसी को छोटी मोटी चोट लग गई, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका इलाज हो सकता है ये फर्स्ट एड की मदद से। इसके अलावा पेन कॉपी भी आपको ले लेना है ना, डायरी जैसा नोट करने के लिए। वाटर बॉटल तो लेना ही है, इसके अलावा बैग भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्षेत्र अध्ययन के लिए जब आप जाएं तो जरूर लेकर के जाएं। ठीक है, चलिए पहला दिन हम देखेंगे प्रातः 6 बजे, 6 बज रहे सुबह के। अब देखिएगा हुआ क्या, अध्यापिका यानी जो हमारी टीचर जी हैं वो क्या कहती हैं, अब अच्छे से पढ़ना, एकदम कहानी की तरह हम इसको पढ़ेंगे। इसके लिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर इसको लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो क्षेत्र अध्ययन के बारे में पूछा जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप ये इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, फिर आप आसानी से इस लेसन के सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इसमें ना बैक साइड में कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है, बस जो है लेसन के अंदर ही है, इसीलिए कहानी के जैसे पढ़ो, सारी चीजें समझ में आएंगी आपके। ठीक है, देखिए जो अध्यापिका जी हैं वो क्या कहती हैं कि अब हम नलदुर्ग से सोलापुर की ओर जा रहे हैं। देखो सारे बच्चे जो है वो बस में अब सवार हो चुके हैं। ठीक है, मतलब बच्चे भी बैठ चुके हैं, जो टीचर जी हैं वो भी बैठ चुके हैं। तो टीचर जी बच्चों से कह रही हैं कि बच्चों अब हम नलदुर्ग से कहाँ पे जा रहे हैं, सोलापुर की ओर जा रहे हैं। सोलापुर के पास हम क्या करेंगे, जलपान करेंगे और पुणे में सिंहगढ़ के पास हम दोपहर का भोजन करेंगे। आप पूरी यात्रा के दौरान रास्ते के दोनों ओर का निरीक्षण कर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने अवलोकन
अवलोकन अपनी कॉपी में लिखिए। यानी टीचर जी समझा रही है कि बच्चों हम कहाँ से कहाँ पर जाएंगे। तो देखो हम ना एक काम करेंगे, देखो नलदुर्ग से हम निकल रहे हैं ना, तो हम जाएंगे सोलापुर, ठीक है, यहाँ पे जलपान वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे और ये जो हमारा मतलब पूरा यहाँ पे घूमते घूमते आएंगे और ये जो पुणे का ये सिंहगढ़ शहर है, ठीक है, यहाँ पे जा करके हम मतलब खाना वगैरह करेंगे, खाना वाना खाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो टीचर जी इन लोगों को बता रही है और कहती हैं कि इस रास्ते में यानी यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे ना, तो रास्ते में आप जो भी चीजें देखो उसका अवलोकन करके उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। क्या क्या अवलोकन करना है, तो भू आकृति कैसी है, जलाशय मतलब कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं उनका आप अध्ययन करो, वनस्पतियां, ठीक है, प्लांट्स कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं, मृदा यानी कि मिट्टी सॉइल कैसा है, ठीक है। इसके अलावा कृषि, मानव अधिवास मतलब बस्ती और अधिवासों का प्रतिरूप मतलब जो यहाँ पे बस्तियां है वो किस प्रकार की है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हमने अधिवास देखे थे, याद कीजिए, लीनियर यानी रेखीय सेटलमेंट होता है। इसके अलावा और भी हमने देखा था स्कैटर्ड जो कहीं कहीं पे होता है, बिखरा हुआ, है ना। तो इन मुद्दों पे आप लोग को क्या करना है, मतलब निरीक्षण करना है और फिर उसके बाद लिखते जाना है उसको अपनी कॉपी में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात टीचर जी ने इन लोगों को बता दी है। तो राहुल क्या कहता है, हाँ मैडम, यहाँ कहीं उतार चढ़ाव वाली भू आकृति है तो कहीं समतल भूमि है, कहीं कहीं खेती भी दिख रही है। अब राहुल ने टपाक से बोला कि हाँ मैडम आपने सही कहा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं पे ना चढ़ाव उतराव वाली भूमि है तो कहीं पे भूमि एकदम कैसी है, समतल है, क्योंकि जब बस चल रही होगी उन लोग को पता चल रहा होगा कि बस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, उतार चढ़ाव, और कहीं पे देख रहे हैं तो पूरी सपाट है, बस एकदम सीधा जा रही है। तो राहुल ने ये बात बोल दी, ठीक है। तो आप देखो साक्षी भी बोलती है, राहुल ने बोला तो साक्षी क्यों पीछे रहेगी। इसने क्या कहा कि मैडम जी हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रास्ते के किनारे छोटे छोटे क्या है, घर हैं। अच्छा और क्या है, चाय की दुकानें हैं, ढाबे हैं, पेट्रोल पंप और अन्य दुकानें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो टीचर जी कहती हैं मीना से कि मीना आप बताओ आप क्या देख रहे हो। तो मीना कहती है कि मैडम क्या अब हम ढलान वाले रास्ते से जा रहे हैं। देखो मीना पूछ रही है अपने टीचर से, अच्छा मैडम अब बताइए, आप हमें बताइए क्या हम ढलान वाले रास्ते से जा रहे हैं, यानी क्या हम स्लोप की तरफ जा रहे हैं। तो अध्यापिका कहती है सही कहा बेटा, अब हम बालाघाट पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। कहाँ पर है, जो बालाघाट पर्वत है ना, महाराष्ट्र में ही वो आता है बालाघाट पर्वत, ठीक है। तो उस वो जो पर्वत श्रेणी है, मतलब पर्वत श्रेणी यानी क्या होता है, बहुत सारे जब पर्वत होते हैं ना, एक श्रेणी सी बन जाती है, एक पंक्ति बन जाती है, उसको हम कहते हैं पर्वत श्रेणी। तो वो कहती है टीचर जी कि हाँ हम बालाघाट पर्वत श्रेणी के कहाँ पर है भाई, दक्षिण में है। आपको दिशाओं के बारे में पता है ना, देखो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो यहाँ पर क्या बोला था कि बालाघाट पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। दक्षिण मतलब क्या हुआ कि हमने ये साउथ में है, ऐसा टीचर जी ने बोला। किसको बोला, तो वही अपने बच्चों को, मतलब स्कूल के बच्चों को बोल रही हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, बालाघाट पर्वत श्रेणी सह्याद्री पर्वत के पूर्व में फैली एक शाखा है। दिए गए मानचित्र और बाहर की भू आकृतियों को देखते रहिए, आप भू संरचना में दिखने वाले परिवर्तनों को आसानी से देख सकते हैं। अब मुझे घरों और उनके प्रतिरूपों के बारे में कौन बताएगा। देखो यहाँ पे टीचर जी इन लोगों को बता रही है कि ये जो बालाघाट पर्वत है ना, ये कहाँ पर है, तो ये सह्याद्री पर्वत के पूर्व में फैली एक शाखा है। जैसे ये सह्याद्री पर्वत है, मैं अगर आपको महाराष्ट्र के मैप पे दिखाऊं, सह्याद्री पर्वत आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। देखो सह्याद्री पर्वत मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो इसके पूर्व में बोला गया, पूर्व बोला मतलब कहां पर, इसके इस वाले साइड में, ठीक है। तो ऐसे टीचर जी बोल रही है कि सह्याद्री पर्वत के पूर्व में है, कौन है, तो वही बालाघाट पर्वत, ठीक है। और फिर वो पूछती हैं कि चलो बताओ अब तुम लोग क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सूरज कहता है मैडम ग्रामीण भागों में ना क्या हुआ है कि रास्ते से सटे हुए घर एक पंक्ति में है, यानी जो गांव वाले भाग है उसमें हमने क्या देखा कि जो घर है ना वो कैसे हैं, वो एक पंक्ति में सटे हुए घर हैं और इन घरों की दीवारें पत्थर और मिट्टी की बनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पत्थर और मिट्टी की बनी है ना। और घरों के छप्पर के लिए लकड़ी और मिट्टी का उपयोग हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो रेणुका कहती है इस क्षेत्र में अधिकांश जगह पर क्या दिखाई दे रही है भाई, घास दिखाई दे रही है जो सूखी है और कुछ स्थानों पर निष्पर्ण वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। निष्पर्ण का मतलब क्या हुआ, यानी बिना पत्तों के। जैसे देखिए कुछ वृक्ष इस प्रकार के होते हैं ना जो एक विशेष मौसम में क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जब कोई एक विशेष सीजन आता है ना तो अपने पत्तों को वो गिरा देते हैं। तो ऐसे वृक्षों को हम कहते हैं निष्पर्ण वृक्ष, ठीक है, जो अपने पत्तों को गिरा दे, है ना, साल में एक बार गिराते ही हैं बस। मतलब अगर देखा जाए तो जनरली मोस्टली ना बसंत ऋतु में वो लोग अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस बारे में रेणुका बता रही है। अब अध्यापिका यानी मैडम जी क्या कहती है
कि रेणुका सूरज, सूरज रेणुका सही उत्तर। ऐसे घरों वाले अधिवास यानी कि बस्तियां रेखीय अधिवास कहलाते हैं। याद कीजिए हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि जब घर कैसे रहेंगे, एक मान लीजिए बीच से रोड गई है, बीच से रोड है और इसके बाजू बाजू में क्या है, यहाँ पे घर बने हुए हैं और एकदम लाइन से घर बने हैं, है ना, आजू बाजू। तो ऐसे सेटलमेंट को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेखीय सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि रेखीय अधिवास कहते हैं। यह हमने 7वीं कक्षा में सीखा है। इन घरों को लकड़ी मिट्टी के छत वाले घर कहते हैं। ये विशिष्ट प्रकार से बनाए गए पारंपरिक घर होते हैं। यहाँ की वनस्पतियां शुष्क प्रदेश की पर्णपाती प्रकार की हैं। मतलब यहाँ की जो वनस्पतियां हैं ना, वो कैसी हैं, शुष्क प्रदेश की पर्णपाती प्रकार की हैं, जिसकी पत्तियां विशिष्ट मौसम में गिर जाती है। पर्णपाती मतलब वही है कि जब कोई एक पर्टिकुलर मौसम आएगा ना, तो ये क्या होंगी, ये ना गिर जाती हैं। ठीक है, मतलब एक कोई सीजन आता है तो पत्तियां वो गिरा देता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर पत्तियां आ जाती हैं। तो कुछ देर के बाद क्या आया प्यारे बच्चों, सोलापुर आया। अब देखो जो हमारे सर जी हैं यानी कि अध्यापक, वो क्या कहते हैं कि बच्चों अब हम आ चुके हैं सोलापुर। ठीक है, शहरी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, इसलिए यहाँ बहुमंजिली इमारतें दिखाई देती हैं। यानी सोलापुर में अगर जब उन लोगों ने देखा तो वहां पर देख रहे थे कि बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थी। तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखने का कारण क्या है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है ना, जनसंख्या अधिक है तो कम जगह में ही ज्यादा लोगों को रहना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और वो दिखाई दे रही थी। और जो बिल्डिंग्स है वो कैसे बनाई जाती हैं, तो सीमेंट, रेत, गिट्टी और पानी के मिश्रण से ईंटों की सहायता से बनाई जाती हैं। शहरों में रास्तों के किनारे मॉल, बड़े होटल और अनेक सुविधाओं से युक्त दुकानें भी हमें देखने के लिए मिलता है ना। शहरों में हम देखते हैं ना कि रोड के साइड में, जैसे ग्रामीण भागों में आप देखोगे तो रोड के साइड में घर होते हैं, लेकिन अगर आप शहरों में देखोगे ना तो रोड के साइड में आपको दुकानें मिलेंगी, होटल मिलेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। फिर देखिएगा अब विद्यार्थी क्या करने लगे, तो शहरी भागों की जो भिन्नता थी उसका वो निरीक्षण करने लगे, देखने लगे, समझने लगे। सोलापुर शहर से बाहर जाते ही अध्यापकों ने राहुल को जलपान के पैकेट विद्यार्थियों को बांटने के लिए कहे। विद्यार्थियों ने जलपान किया। यानी वहां पर पहुंचने के बाद देखिए क्या हुआ कि विद्यार्थियों ने राहुल से कहा कि सबको दे दो, पैकेट दे दो, है ना, जलपान के लिए, यानी थोड़ा सा पानी उनी पी ले, कुछ खा पी ले। ठीक है, तो दे दिया उसने और सभी विद्यार्थियों ने क्या किया भाई, जलपान किया। ठीक है, अब देखो अध्यापिका जी क्या कह रही हैं। अध्यापिका जी कहती हैं कि अब हम सोलापुर शहर से बाहर निकल रहे हैं बच्चे, अब हम सोलापुर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों आसपास की खेती देखिए और आप जो देख रहे हैं ना उसको लिखिए, ऐसा टीचर जी अपने बच्चों को कह रही हैं। तो विद्यार्थी रास्ते के दोनों ओर निरीक्षण करते रहे और अपनी कॉपी में लिखते रहे। विद्यार्थी यह मतलब यह जो काम था वो काफी देर तक करते रहे कि निरीक्षण कर रहे हैं और फिर लिखते जा रहे हैं। अब देखो सावित्री जो उनके स्टूडेंट थी वो कहती है, मैडम मुझे यहाँ पर ना हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नलदुर्ग के पास तो मैंने देखा था कि वहां पे मुझे छोटी छोटी और कहीं कहीं पर ही छोटी छोटी मुझे झाड़ियां दिख रही थी और कहीं कहीं पर ही गन्ने की खेती दिखाई दे रही थी, लेकिन मैडम यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ ना तो सभी जगह क्या है, गन्ने के ही खेत हैं। तो अब देखो मैडम जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि बेटा ऐसा क्यों है कि नलदुर्ग में तुम वो भी देख रही थी, छोटी छोटी झाड़ियां भी देख रही थी और गन्ने के खेत भी कहीं कहीं पे देख रही थी, लेकिन यहाँ पे बस गन्ने के खेत ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है छोटी झाड़ियां, दलहन की खेती है ना, दालें उगाई गई हैं, इसके अलावा ये है हमारे गन्ने की खेती। ठीक है, तो मैडम जी कहती हैं, मतलब अध्यापिका जी, कि सही कहा, नलदुर्ग के पास हमने देखा था मूंग, उड़द एवं अन्य प्रकार के दलहनों की खेती देखी थी। मतलब मूंग, उड़द ये सब कुछ हमने अलग प्रकार के जो दालें होती है उसकी खेती देखी थी। और लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी जगह मुझे गन्ने, मतलब यहाँ पे गन्ने ही आपको दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना सिंचाई की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है, इसके कारण ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, नलदुर्ग ये है, ये जो आप देख रहे हैं नलदुर्ग, जहाँ पर इन लोगों ने क्या देखा था, इन लोगों ने छोटी छोटी झाड़ियाँ देखी थी, दालों की खेती देखी थी, लेकिन जो ही ये सोलापुर से आगे बढ़े तब इनको गन्ने की खेती दिखाई दे रही थी। ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम ट्रेन से जब यात्रा करते हुए आते हैं ना, हम लोग जब गाँव से आते हैं तो हमारे रास्ते में महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव पड़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक जगह एक स्टेशन आता है प्यारे बच्चों, भूसावल करके, जलगांव वाला, है ना, तो वहां पर हम देखेंगे तो केले की खेती ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमने देखा था क्या देखा था, फूलों की खेती देखी थी। बहुत सारे खेती के प्रकार हमने वहां पर, मतलब रास्ते में आते आते हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो वही ये बच्चे भी वैसे ही निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये हमने देख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी और क्या क्या बातें चल रही हैं। अब सावित्री क्या कहती है, देखिए, जी मैडम अभी कुछ देर पहले हमने एक नहर पार की थी और
अब मुझे सामने एक बड़ा जलाशय दिख रहा है, ये कौन सा जलाशय है मैडम? अब ये सावित्री बोल रही है कि हाँ मैडम, आपने सही तो कहा कि यहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक नहर देखी थी। नहर में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। नहरों से क्या किया जाता है? खेतों की सिंचाई की जाती है। तो ये बोल रही है हाँ मैडम, मैंने ना अभी नहर देखी थी। अच्छा, और मुझे आगे ना एक जलाशय दिखाई दे रहा है, यानी बड़ी सी कोई नदी या फिर कुछ वाटर बॉडी होगी जिसके बारे में ये बात कर रही है। तो ये पूछ रही है अपने मैडम से कि मैडम बताइए ना कि ये कौन सा जलाशय है। और अध्यापकों ने क्या किया? बस चालक को इंदापुर के पास रास्ते के किनारे बस रोकने के लिए कहा और सभी विद्यार्थी बस से उतरे और अध्यापकों के पास जाकर के खड़े हो गए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इंदापुर कहाँ पर है भाई? इंदापुर इंदापुर इंदापुर, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पे देखो ये उजनी जलाशय दिखाई दे रहा है। तो ये लोग यहीं पे रुके ये जलाशय को देखने के लिए। सारे बच्चे जाकर के अध्यापकों के पास जाकर के खड़े हो गए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अध्यापिका बता रही है कि आपके पास का मानचित्र देखिए बच्चों, जो मैप तुम्हारे पास है ना उसको जरा देखो। और जैसा कि उसमें दिखाया गया है, आपके दाईं ओर भीमा नदी पर स्थित उजनी बांध का जलाशय दिखाई दे रहा है। ये देखो उजनी बांध का जलाशय दिख रहा है, ये भीमा नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो इस बांध के पानी का उपयोग पीने के लिए होता है, विद्युत उत्पादन के लिए होता है, यानी बिजली पैदा करने के लिए होता है, उद्योग धंधों, मत्स्य उत्पादन, यानी मछलियां भी मतलब यहाँ से पकड़ी जाती है, ठीक है। तो और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। ऐसे कई उद्देश्य इस बांध से पूर्ण होते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने इस परिसर की तस्वीरें ली और पुनः बस में जाकर बैठ गए और उनकी यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। देख रहे हो कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं है, उनको चिल्लाना पड़ेगा, अरे आ जाओ बस में बैठ जाओ, पर बैठेंगे नहीं, है ना। ये बच्चे देखो फोटो वोटो क्लिक करी और चले सीधा सा चल करके बैठ गए बस में, ठीक है। देखो इनकी बस ऐसे ऐसे करके जा रही है और इतना बड़ा जलाशय इनको दिखाई दिया था, ठीक है। चलो अब पूजा क्या कहेगी? पूजा कहती है मैडम यह भाग तो मुझे मैदानी लग रहा है। अब थोड़ा ये और आगे बढ़े और मैडम से ये पूछ रही है, मैडम ये तो मुझे मैदानी भाग लग रहा है। तो टीचर कहती है हाँ बेटा, अब हम मैदानी भाग से गुजर रहे हैं। यह प्रदेश भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। दक्कन का पठार क्या है? तो जो महाराष्ट्र है ना प्यारे बच्चों, जैसे हमारा जो भूमि है ना वो अलग अलग प्लेट्स पे लोकेटेड है, मतलब अलग अलग प्लेट्स के ऊपर टिका हुआ है। तो जो हमारा महाराष्ट्र है वो दक्कन के पठार पर है, ठीक है। तो वही बोल रही है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें वनस्पतियों और प्राकृतिक भू आकृतियों में अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे हम इस साइड, क्योंकि ये लोग इधर से इधर जा रहे हैं ना, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहती हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पे विविधता देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बस ने हड़पसर से मुख्य रास्ता को छोड़ा और सिंहगढ़ की ओर बढ़ने लगा। सिंहगढ़ की तलहटी के पास अनेक बड़े बड़े होटल थे। वहां पहुंचने पर रास्ते के किनारे खुली जगह पर दोपहर का भोजन किया और उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। देखो प्यारे बच्चों, अब ये कहाँ पर पहुंचे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मैप में वापस से। तो ये लोग आगे बढ़े, फिर उसके बाद हड़पसर से ये जो मुख्य रास्ता था इन लोगों ने इसको छोड़ा और ये जो सिंहगढ़ है ना इसकी तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर खुले में हमने देखा बहुत सारे होटल वगैरह थे, तो उसमें इन लोगों ने कहीं पे तो विश्राम किया, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कहाँ पर थे हम, इधर थे ना आगे। आइए आइए आइए, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। देखिए बहुत ज्यादा मैं आगे निकल गई। हाँ, तो ये सिंह कहाँ गया, रुकिए। हाँ, वहां पहुंचने पर रास्ते के किनारे खुले जगह पर इन लोगों ने दोपहर का भोजन किया और उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया, ठीक है। फिर नजमा क्या कहती है, जब हम नलदुर्ग के पास थे तब वहां बेर एवं बबूल के वृक्ष अधिक दिखाई दे रहे थे। यहाँ कुछ अलग अलग वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। अब जो नजमा है वो अपने टीचर जी से कह रही है कि टीचर जी, जब हम नलदुर्ग में थे ना तो वहां पे हम देख रहे थे कि बेर और बबूल के वृक्ष वहां पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो टीचर जी कहती है बहुत खूब बेटा, शाबाश, है ना, तुमको इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं ताकि तुम निरीक्षण कर पाओ और कर भी रहे हो, वाह वेरी गुड। तो टीचर जी कहते हैं बहुत खूब। नलदुर्ग पार करते समय वहां अर्धशुष्क प्रदेश की कांटेदार वनस्पतियां दिखाई दे रही थी। मतलब क्या हुआ, जहां पर कम बारिश हो वहां पे इस प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, अर्धशुष्क जिनको कहा जाता है, यानी जो कम पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, अच्छे से बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो कांटेदार वनस्पतियां हम लोगों को दिखाई दे रही थी। वनस्पतियों में होने वाला परिवर्तन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वहां पे जो वर्षा की मात्रा है ना दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे बता रही है वृष्टि के प्रमाण का सूचक है। अब हम जो वृक्ष देख रहे हैं उनमें अंजन एक प्रकार का ये होता है, मतलब वृक्ष होता है। बरगद एवं पीपल मुख्य है, ठीक है। अब हम सिंहगढ़ की तलहटी में हैं।
वो कह रही है कि बेटा जो सिंहगढ़ है अब हम उसकी तलहटी में है, यानी जो पहाड़ है उसके तलहटी, यानी मान लीजिए जैसे पहाड़ है, ठीक है, तो उसकी जो घाटी है ना, यहाँ से इन लोग की बस जा रही थी, तो बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम सिंहगढ़ के शीर्ष पर पहुंचेंगे तब हम सह्याद्री से निकलने वाली पर्वत श्रेणियां देखेंगे। यानी जब हम लोग सिंहगढ़ के एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे ना, टॉप पे, क्योंकि अभी तो हम फुट हिल्स पे हैं, धीरे धीरे करके हम सिंहगढ़ के ऊपर की तरफ चलेंगे, तो वहां पर हम जाकर के देखेंगे ना, तो क्या देखेंगे हम, सह्याद्री से जो निकलने वाली पर्वत श्रेणियां है, सह्याद्री जो पर्वत है उससे निकलने वाली जो दूसरी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम देखेंगे। अब तुम अपने साथ सिर्फ क्या ले लो, मतलब अब ये लोग ना बस से उतर चुके हैं और थोड़ा सा विश्राम करने के बाद ये चल दिए, क्योंकि अब पहाड़ों पे चढ़ना था, तो पहाड़ों पे कहाँ बस को लेकर के जाएंगे, है ना, बस ही पलट जाएगी, तो वहीं पे रोक करके ये लोग चल रहे हैं। तो टीचर जी ने क्या बोला कि बच्चे अब तुम लोग एक काम करो, बस अपने साथ ये सारी चीजें ले लो, परिचय पत्र कॉपी ले लो जिसमें तुम लिख रहे हो, कलम ले लेना, दूरबीन ले लेना, कैमरा, टोपी ले लो और मानचित्र ले लो, और पानी की बोतल भी ले लेना क्योंकि प्यास लगे तो पानी पियोगे, है ना। कपड़ों की थैली और जो भी चीजें हैं उनको गाड़ी में ही रहने दो। और ऐसा कह करके वो लोग आगे बढ़ने लगे, है ना। देखो सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार, ये देखो सिंहगढ़ का किला आप देख सकते हो, है ना। इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये किला जानते हो ऊंचाई पे क्यों बनाया गया था? क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके युद्ध छिड़ते रहते थे, तो ये ऊपर इसलिए बनाया गया कि इस किले से ना आसानी से चीजों को देखा जा सके, अगर किसी का आक्रमण हो रहा है पूरे शहर का निरीक्षण कर सके, तो इसलिए इतनी ऊंचाई पे बनाया गया था सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार। इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखा गया है। अगर आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हो ना, तो वहां पे पहले से इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, देखिएगा। जब सिंहगढ़ की चढ़ाई प्रारंभ की थी तब धूप थी, फिर आकाश में बादल छाने लगे। मतलब जब ये लोग सिंहगढ़ पे चढ़ रहे थे, है ना, तो वहां पे देखा कि धूप थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आकाश में बादल छाने लगे। कुछ देर बाद बौछार भी आई, लो भाई बारिश भी आ गई, है ना। रास्ते में विद्यार्थियों ने वहां मिलने वाली उबाली हुई जो मूंगफलियां थी, छाछ थे, दही आदि व्यंजनों का स्वाद लिया। आकर्षक प्राकृतिक दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य था उसको देखा। आसपास की वनस्पतियां, पक्षी और दूर दूर तक फैला पुणे शहर भी देखा। किले के विभिन्न भागों की तस्वीरें ली। उसके बाद अध्यापकों ने उन्हें एक विशिष्ट जगह पर एकत्रित होने की सूचना दी। इन लोगों ने सब निरीक्षण कर लिया, फिर टीचर्स ने बोला बच्चे इस जगह पे सब लोग इकट्ठा हो जाना, तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, ठीक है। अध्यापिका, अब हम क्या करेंगे, बता रही है टीचर जी कि अब हम कहाँ पर है, सिंहगढ़ के किले पर हैं, और इस किले के बारे में जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो नेहा कहती है मैडम, जब हमने ना प्रवेश द्वार पे जब हम आ रहे थे, है ना, तो प्रवेश द्वार पर हमने क्या देखा था, एक बोर्ड देखा था, एक सूचना फलक देखा था। उस फलक पर सिंहगढ़ के बारे में जानकारी दी गई थी। हमने उसका छाया चित्र ले लिया है ना, उसका हमने फोटो क्लिक कर लिया है, जिससे हम उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अध्यापिका कहती है बहुत खूब नेहा, वाह। अब भू संरचना में होने वाले अंतर को कौन बताएगा? अब जो हमारी भू संरचना है, भूमि है, उसमें अंतर आ रहा है, ठीक है, तो अब उसको कौन बताएगा? तो यहाँ पे कासिम कहता है कि मैडम जी पहले हम ना कम ढलान वाले और मैदानी प्रदेश हमने देखा, पर अब पहाड़ी क्षेत्र है, अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हम बादलों का भी निरीक्षण जो है वो कर सकते हैं, उसका अनुभव हम ले रहे हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। तो देखिएगा अध्यापिका जी अब क्या कहती हैं, बहुत खूब कासिम, बहुत खूब बेटा, हमें यहाँ से घाटियां, पर्वत, पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं, ये देखो सिंहगढ़ के जिले का देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ से घाटियां, पर्वत, पहाड़ियां, पर्वत शिखाएं एवं ज्वालामुखियों के विस्फोट से बनी चट्टानों की परतें, ऐसी कई प्राकृतिक विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। क्या आपने पहचाना कि ये कौन सी चट्टान है? किले पर चढ़ते समय कुछ स्थानों पर आपने मार्ग में भू संकलन के अवशेष भी देखे होंगे। अब आसपास के प्रदेश में की जाने वाली कृषि के आकृति बंधों के बारे में बताइए। यानी ये लोग किले से जो भी चीजें देख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि हम अलग अलग प्रकार के पर्वत देख रहे हैं, पर्वत श्रेणियां देख रहे हैं, ठीक है। और जब आप चढ़ रहे थे तो भू संकलन के अवशेष, मतलब भू संकलन यानी क्या, कभी लैंडस्लाइड होती है, ठीक है, कभी पहाड़ खिसक जाता है, तो उसके जो मलबा रहता है वो तो वहीं पे पड़ा रहता है ना, तो वो भी आपने देखा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो कृषि का आकृति बंध है, यानी जो कृषि का पैटर्न है, किस प्रकार के यहाँ पे कृषि की जा रही है, उसको भी देख करके बताइए। तो जो राहुल है वो क्या कहता है, मैडम यह बेसाल्ट है, यानी वहाँ के जो पत्थर है उनके बारे में वो बता रहे हैं कि मैडम जी ये तो ना बेसाल्ट है, जो कि एक दक्षिण पूर्वी चट्टान है, इसके बारे में हमने छठी कक्षा में पढ़ा था। याद कीजिए बेसाल्ट चट्टानों के बारे में आपने छठी कक्षा में पढ़ा था ना। बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं, तो जो ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, जब वो पूरा ठंडा हो जाता है तब जाके ये बेसाल्ट रॉक्स का निर्माण होता है। तो वही यहाँ पे राहुल बता रहा है।
मेरी कहती है कि हम जहाँ रहते हैं उस प्रदेश में मुख्यतः दलहन की खेती हो रही थी, यानी नलदुर्ग की बात कर रही है कि वहां पे हमने देखा था तो दालों की खेती हो रही थी। सोलापुर से पुणे आते समय हमने देखा कि वहां पे गन्ने की खेती अधिक दिखाई दे रही थी। और अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो धान की खेती दिखाई दे रही है, यानी चावल की खेती दिखाई दे रही है। तो अध्यापिका कहती है सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रदेश में होने वाली वर्षा है, वृष्टि है ना। इसके पहले आपने ऐसी रचना वाले गढ़ और कहाँ देखे हैं उसमें और इस रचना में क्या अंतर है? और पूछ रही हैं अच्छा बताओ कि आपने ऐसे गढ़ और कहाँ पर देखे हैं, वहां के और इसकी रचना में क्या अंतर है, जरा बताओ। तो वहीदा कहती है मैडम इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो नलदुर्ग के किले से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, किंतु नलदुर्ग सिंहगढ़ की तरह पर्वत पर नहीं है, यानी सिंहगढ़ जैसे पर्वत पर है वैसे हमारा नलदुर्ग का जो किला है ना वो पर्वत पर नहीं है। इसे देखने के लिए चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है ना। तो अध्यापिका कहती है बहुत खूब। अब हम किले के कहाँ पर है? शीर्ष भाग पर है, एकदम ऊपर है। यह किला पर्वत के शीर्ष पर बना है। ऐसे किलों को गढ़ या फिर दुर्ग कहते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रखने हेतु ही इस किले का निर्माण किया गया था। मतलब इतना ऊपर किला क्यों बनाया गया था? वही कि निगरानी रखने के लिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं से कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। नलदुर्ग जमीन पर बना किला है। किले हमारे राज्य की क्या है? धरोहर है। जैसे नलदुर्ग का जो किला है वो जमीन पर बना है जबकि ये पर्वत पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहती है कि किले क्या है? हमारे राज्य की धरोहर है ना, क्योंकि किलों को देखने के लिए काफी पर्यटन लोग वहां पे जाते हैं, है ना। यहाँ आइए और नीचे की ओर देखिए। आप टीचर जी शीर्ष भाग से खड़े होकर के बच्चों को बुलाया, बच्चे बच्चे इधर आओ और यहाँ पे नीचे की ओर देखो। सामने जो पानी का भंडार आपको दिखाई दे रहा है ना, वह खड़कवासला बांध का जलाशय है। एक खड़कवासला नाम का बांध है जिसका जलाशय टीचर जी ऊपर से दिखा रही है। इस बांध के पानी से पुणे शहर और आसपास के क्षेत्रों को जल की आपूर्ति होती है। अब हम कल्याण दरवाजे की ओर, टीचर जी कहती है कि बच्चे अब हम चलते हैं कल्याण दरवाजे की ओर। और यहाँ आइए, यह संरचना देखिए। इसे देव टंकी यानी कि देव टाका कहा जाता है। प्राकृतिक सोते से आने वाला पानी यहाँ आकर इकट्ठा होता है। इसे गढ़ पर रहने वाले लोगों को अभी भी वर्ष भर पानी मिलता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली चीजें, ये टंकी टीचर दिखा रही थी, देव टंकी। ठीक है, इसमें क्या होता है? गढ़ में रहने वाले जो लोग हैं किले में, ठीक है, किले पर, ओके, तो उन लोगों को वर्ष भर पानी मिलता है। तो ये टीचर जी बता रही है उसके आसपास के जो लोग हैं। तो ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। और ये धान की खेती दिखा रही थी ऊपर से, ठीक है, सब कुछ दिखा रही थी। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं, देखिएगा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए, क्योंकि इतना ऊपर पानी कहाँ से आया, सबको मतलब सबको आश्चर्य तो होगा ना, एकदम से सरप्राइज हो गए। तो बच्चे आश्चर्य व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि बाप रे, इतनी शताब्दियों से इतनी ऊंची जगह पर पानी कैसे मिलता होगा। ठीक है, बोल रहे हैं वो कि इतनी ऊंचाई पे पानी, मतलब कैसे कैसे पानी आ रहा है। तो बाद में अध्यापक सभी विद्यार्थियों को बेसन और ज्वार की रोटी मिलने वाली झोपड़ी की ओर ले गए। और फिर उसके बाद जो टीचर्स थे वो बच्चों को कहाँ पर लेकर के गए? जहाँ पर बेसन और ज्वार की रोटी मिल रही थी उस झोपड़ी में लेकर के गए। और ऐसी अनेक झोपड़ियां विद्यार्थियों ने वहां पे देखी। पर्यटकों के खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर की गई थी। सिंहगढ़ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद सभी विद्यार्थी नीचे उतरे और बस में जा करके बैठ गए। ठीक है, रात में ठहरने के लिए बस पुणे शहर की ओर निकल पड़ी, क्योंकि रात में तो वो किले पे रुकते नहीं, तो अब उनको ठहरना कहाँ पर था? पुणे में। तो वो पुणे शहर की ओर निकल पड़े और शहर में पहुंचते ही शाम का जलपान किया और चाय लेने के उपरांत वे बाजार में घूमने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, वहां पे गए, फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब पुणे पहुंचने के बाद शाम का जलपान किया, शाम का नाश्ता किया और फिर वो बाजार में घूमने के लिए निकल पड़े। तो अध्यापिका क्या कहती है बच्चों से? बच्चे, हम थोड़ी देर में ना पुणे के लोकप्रिय शनिवार वाड़ा और बाजारों के लिए प्रसिद्ध तुलसी बाग, रविवार पेट, महात्मा फूले मंडी आदि स्थलों पर घूमेंगे। इन स्थानों पर थोक एवं खुदरा बाजार है। मतलब यहाँ पे थोक में और खुदरा यानी कि होलसेल और रिटेल में सामान मिलता है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं, पर अपने निरीक्षणों को कॉपी में लिखना ना भूले। लेकिन इसके चक्कर में, घूमने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आप लोग फील्ड ट्रिप पे आए हो। ठीक है, आपको निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो घूमने के बाद सभी ठहरने के स्थान पर लौट कर, मतलब जहाँ पे उन लोगों को रुकना था, जिस भी होटल में रुकना था, घूम लिया बाजार वाजार, फिर वो चले गए वहां पर, खाना पीना खाया और सब सो गए। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला दिन। ओके, पहले दिन इन लोगों ने क्या क्या किया? नलदुर्ग से पूरा ये पुणे तक पहुंच गए। ठीक है, अब इनको जाना है अलीबाग। तो अलीबाग जाएंगे ये लोग दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे दिन प्रातः 7 बजे। तो क्या होता है? तो बच्चों आज बस हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, जो ये अगला पार्ट है यानी दूसरा दिन है ना,
तो इसको हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में दूसरे दिन को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना।